हेलो दोस्तों, मैं अंकित डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। आज है हमारी मनोविज्ञान की क्लास है और इस क्लास में हमने क्या करा, मनोविज्ञान की इस क्लास में पहले हमने थॉर्नडाइक के ऊपर चर्चा करी थी। इस थॉर्नडाइक में हमने इनके जो चर्चा करी थी उसमें पहले इस सिद्धांत को देखा था कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। आज के इस सिद्धांत में यानी कि आज की इस क्लास में हम इनके द्वारा जो नियम दिए गए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, जो ये नियम परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि इन नियमों से एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है। प्रत्येक बार यूपीटीटी में इन नियमों से क्वेश्चन बना, चाहे यूपीटेट हो चाहे सुपर टेट हो। तो आपसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? यूएसए के। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है थॉर्नडाइक कहाँ के थे। अब होता है थॉर्नडाइक को क्या कहते हैं, तो थॉर्नडाइक को आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कौन है, तो कहते हैं थॉर्नडाइक को प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम पशु मनोवैज्ञानिक। क्यों? इन्होंने पशुओं के ऊपर भी प्रयोग किया। आप कह सकते हैं कि पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक होते हैं, तो बताएंगे भैया थॉर्नडाइक है। तो क्या नाम है इनका? कि थॉर्नडाइक इनका नाम है, जिन्होंने पशुओं के ऊपर प्रथम बार प्रयोग किया। अब पशुओं के ऊपर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक। अब आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि सीखने के नियम सबसे पहले किसने बताए, तो कहेंगे भैया सीखने के नियम सबसे पहले किसने बताए, तो सीखने के नियम भी इन्होंने बताए। किसने? थॉर्नडाइक ने सबसे पहले बताए थे, इसलिए इन्हें और क्या कहा जाता है, तो थॉर्नडाइक को हम कहते हैं कि थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि शिक्षा मनोविज्ञान के जनक होते हैं कौन, शिक्षा मनोविज्ञान के, तो आप बताएंगे भैया शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हमारे थॉर्नडाइक महोदय हैं। तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन बनता है कि पशु मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, और पशुओं पर प्रयोग करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक भी थॉर्नडाइक ही थे। अब सीखने के नियम सबसे पहले किसने दिए, आप बताएंगे भैया सीखने के नियम सबसे पहले थॉर्नडाइक ने दिए। अब शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप बताएंगे कि थॉर्नडाइक को ही तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे? शिक्षा मनोविज्ञान का जनक। यदि आप इस क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें। यदि आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी या कोई दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हो तो प्लीज कमेंट जरूर करें। तो आइए इनके जो नियमों के ऊपर, जो इन्होंने नियम बताए उनके ऊपर चर्चा करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए। कौन कौन से दो नियम दिए? पहले तो थॉर्नडाइक ने दो नियम दिए। कौन से? पहला नियम दिया, दो नियम में अंतर्गत इन्होंने कौन से दिए? इन्होंने नियम दिया, पहला मुख्य नियम होता है। कौन सा? मुख्य नियम। और दूसरे में इन्होंने कौन सा दिया, तो दूसरे में इन्होंने बताया गौड़ नियम। गौड़ नियम। अब इन्होंने मुख्य नियम के अंतर्गत अपने तीन नियम बताए। तीन नियम कौन कौन से बताए, तो मुख्य नियम के अंतर्गत जो तीन नियम बताए उसके ऊपर देखते हैं। तो इन्होंने जो पहला नियम बताया मुख्य नियम में, प्रभाव का नियम। किसका नियम? तो प्रभाव का नियम। फिर इसके बाद इन्होंने क्या बताया, तो इसके बाद इन्होंने एक और बताया कि भैया प्रभाव का नियम तो हमने बता दिया और अभ्यास का नियम बचा है, कि अभ्यास का नियम। कौन सा? अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम हो गया। अब एक और इनका बचता है, वह कौन सा होता है, तो कहते हैं तत्परता का नियम। देखिएगा, अगर आपसे यूपीटेट में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, यहां से क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। सबसे पहले हमने आपको बताया क्या कि थॉर्नडाइक के निवासी, फिर उनकी पुस्तक के विषय में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। उनका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, यहां से क्वेश्चन बराबर पूछा गया। आपसे पूछ लिया जाता है कि थॉर्नडाइक ने के मुख्य नियम है, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है। आपको ऑप्शन में एक ये रखा मिलेगा, एक ये रखा मिलेगा, एक ये रखा मिलेगा, और एक और नियम रख देते हैं। कौन सा? प्रतिलोपन का नियम शायद आ जाता है ऑप्शन में, जो कि हमारा आंसर होता है कि वह नियम जो चौथा हमारा होगा वह हमारा अभ्यास का, वह हमारा मुख्य नियम नहीं होगा। तो मुख्य नियम इन्होंने कितने बताए, बताएंगे भैया मुख्य नियम तो तीन बताए, प्रभाव का, अभ्यास का, तत्परता का। तो आइए पहले नियम को देखते हैं, यानी कि पहले नियम हम उठाते हैं अभ्यास का नियम यहां से। तो कहते हैं अभ्यास के नियम क्या है। अभ्यास का नियम, इस नियम में क्या है कि ये हमारे द्वारा यह अनुक्रिया करी गई, कोई अनुक्रिया करते हैं, जैसे उसके नियम में
इनका जो सिद्धांत था उसमें अनुक्रिया कौन करता था, बिल्ली करती थी। उद्दीपक किसके लिए अनुक्रिया करती थी, तो उद्दीपक के लिए, उद्दीपक के लिए अनुक्रिया करती है बिल्ली। उद्दीपक को हमने बताया था आपको पिछली क्लास में, उद्दीपक को हम क्या बोलते हैं, तो उद्दीपक को लक्ष्य भी बोला था। अब भैया अनुक्रिया करेगा कौन, अनुक्रिया करता। अब अनुक्रिया और उद्दीपक अपने यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने में, अब भैया ये अनुक्रिया, जैसे अनुक्रिया करता ने अनुक्रिया करी, एक ही बार में अपने उद्दीपक को प्राप्त नहीं कर लेगा। अब उस अनुक्रिया में बार बार क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और इस क्रिया, जो क्रिया इसने करी, यह क्रिया अगर अच्छी हो रही है, यानी कि अच्छी, अच्छी क्रिया का मतलब कि उन क्रियाओं से इसने जो क्रिया करी कि यह धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंच रही है उन क्रियाओं के, अपनी अच्छी क्रियाओं की सहायता से। और जब अच्छी क्रियाएं करेगी तो इसका क्या होगा, अनुबंधन होगा, अनुबंधन, अनुबंधन होगा। अब यह जब अनुबंधन होगा, अनुबंधन को हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम कब अच्छा होता है, अधिगम कब अच्छा होता है, तो आप सीधे सीधे बता दीजिएगा कि जितना अच्छा हमारा अनुबंधन होगा उतना ही अच्छा हमारा अधिगम होगा, यानी कि अधिगम परिणाम होता है अनुबंधन का। तो कहते हैं इस सिद्धांत में कि क्रिया जितनी अच्छी है, क्रिया क्रिया की बार बार उद्दीपक को पहुंचने में क्रिया की बार बार की गई पुनरावृत्ति ही अभ्यास कहलाती है। इसी नियम में यह कहा गया कि किसी भी चीज को हम, किसी भी लक्ष्य को, किसी भी उद्दीपक को हम एक बार में प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए हमें अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए क्रियाएं करनी पड़ती हैं। और जो क्रिया की पुनरावृत्ति होती है, क्रिया की पुनरावृत्ति को कहा गया अभ्यास। इसी यही अभ्यास का नियम बताता है कि क्रिया की पुनरावृत्ति अभ्यास कहते हैं, और अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बार बार क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अब आपसे पूछा गया कि क्रिया कैसी होती हैं, एक क्रिया हो गई जो अच्छी क्रिया, अब एक बेकार क्रिया भी होगी। अब बेकार क्रिया जो होगी वह हमारी क्या होगी, वह हमारे अंदर कुंठा पैदा करती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने में। तो सीटेट में एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया कि कुंठा किसे कहते हैं, तो हमारे जो, जैसे कुंठा किसे कहते हैं, अब बिल्ली यहां तक पहुंचना चाह रही थी, बिल्ली नहीं पहुंच पा रही अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, तो उसके अंदर बड़े भाव से उत्पन्न हो रहे थे, क्रोधित भाव। जब क्रोधित भाव हो रहे थे तो उसी को क्या कहा गया, कुंठा। तो आपसे पूछा गया कुंठा किसे कहते हैं, अपने लक्ष्य तक जो ना पहुंच पाए उसमें हमारे मन में जो भाव होते हैं उन्हें ही हम कुंठा कहते हैं। अब हमारा अगला नियम आ गया, कौन सा, प्रभाव का नियम देखते हैं हम। चलो प्रभाव का नियम देखते हैं। यहां तक अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अभ्यास का नियम हमने देखा, अब हमारा है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम को आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रभाव का नियम, इसका प्रभाव का नियम, अब अगर आपसे इसे नाम नहीं दिया गया, आपसे एक नाम पूछ लिया गया कि भैया बताइए संतोष का नियम किसे कहते हैं। अब आप कहेंगे हमने संतोष तो पढ़ा ही नहीं है, क्यों, संतोष तो हमने पढ़ा नहीं, संतोष तो दिया ही नहीं है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, संतोष का नियम कहते हैं, संतोष का नियम। और संतोष के आगे लिख लेना संतोष और असंतोष, असंतोष का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, संतोष और असंतोष का नियम भी कहते हैं। आइए इस नियम के ऊपर चर्चा करते हैं कि यह क्या है। तो एक साफ सीधी बात है, आपको बताया गया कि अपने जो उद्दीपक होगा, उद्दीपक हमारा यह क्या था, हमारा है उद्दीपक, यानी कि मृत मछली है। कौन है, मृत मछली हमारा क्या है, हमारी उद्दीपक है। समझिएगा, क्योंकि समझने से एक बार में जो समझ में आएगा तो वो रटने से नहीं आएगा। रटा हुआ ज्ञान बाद में आप भूल जाते हैं, एक बार जो समझ में आ गया फिर आप प्रयोग के माध्यम से बार बार उसको याद कर सकते हैं। याद प्रयोग याद करेंगे तो पूरा थॉर्नडाइक का सिद्धांत आपको क्लियर हो जाएगा, जो कि हमने अपने प्रयोग की पिछली क्लास में हमने आपको समझाया, समझने के माध्यम से कि कैसे उसके उपनाम उनके प्रयोग से निकालें। ठीक है, यदि आपने वह क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज देखिएगा जाके। तो इसमें कहा गया कि उद्दीपक होगा, जो उद्दीपक के प्रति की गई क्रिया, इसमें क्या क्या कि हमारा यह उद्दीपक है, तो उद्दीपक के प्रति हम जो क्रियाएं करते हैं, हमने क्रिया करी यानी कि अनुक्रिया या जो क्रियाएं करते हैं उस उद्दीपक के प्रति कार्य करने के लिए। अब इसके जो परिणाम आएंगे अपने उद्दीपक को पहुंचने के लिए, भैया एक परिणाम तो आएंगे। यदि वह परिणाम, इसके परिणाम पहुंच गए, अब हम यहां तक जैसे पहुंच गए, हम यहां तक पहुंच गए, हमने उद्दीपक को किया प्राप्त, उद्दीपक अच्छा लगा, उद्दीपक अच्छा लगा, हमें परिणाम प्राप्त हुआ। यदि हमें उद्दीपक अच्छा लगा तो उसके परिणाम कैसे होंगे, अच्छे यानी कि प्रभावी होंगे, प्रभावी होंगे। जब भैया यह परिणाम प्रभावी होंगे तो संतोषजनक भी होंगे। क्या होंगे, संतोषजनक भी होंगे, संतोषजनक होंगे। अब प्रभावी होंगे तभी तो संतोषजनक होंगे, अगर प्रभावी नहीं होंगे तो क्या होंगे, असंतोष होंगे।
असंतोष होंगे। तो उद्दीपक के प्रति जो क्रिया करी गई अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, वह लक्ष्य के अगर परिणाम प्रभावी होते हैं, जैसे आपसे यूपीटेट या सुपरटेट के माध्यम से आपने जैसे लक्ष्य बनाया, आपने यूपीटेट में सोचिए लक्ष्य बनाया कि हमें इस बार यूपीटेट में 120 नंबर प्राप्त करने हैं। आपने अगर यूपीटेट में 120 नंबर प्राप्त कर लिए तो इसका परिणाम कैसा हुआ? प्रभावी हुआ। कैसा हुआ? तो इसका परिणाम प्रभावी हुआ। जब प्रभावी होगा 120 नंबर प्राप्त करके तो संतोष आएगा। जब संतोष आएगा, यदि आपने नंबर 120 कहा, आपने अपने दोस्त से कहा इस बार यूपीटेट में हम 120 नंबर प्राप्त करेंगे, लेकिन आपके क्या हुआ? आपने 110 ही प्राप्त कर पाए। तो जितना ये प्रभावी होगा उतना ये प्रभावी नहीं होगा 110 प्राप्त करके। आप दोस्त को बता नहीं पाएंगे क्योंकि फिर वही कहेगा 120 के कहते थे 110 ही मिले इन्हें, ज्यादा नहीं मिले। तो क्या आप ये परिणाम प्रभावी नहीं, जब यह प्रभावी नहीं होंगे तो यह किसको उत्पन्न करेंगे? असंतोष को उत्पन्न करेंगे, यानी कि असंतोष को उत्पन्न करेंगे। यही कहा गया कि प्रभाव के नियम होता है कि प्रभाव का नियम कहता है किसी हमारे द्वारा जो क्रिया करी गई उसके द्वारा जो परिणाम होते हैं, यदि वह परिणाम हमें संतोष या सुखद अनुभव कराते हैं तो वह परिणाम प्रभावी होते हैं, उन्हीं को हम संतोष कहते हैं। यदि सुखद अनुभव नहीं कराते तो असंतोष कहते हैं। तो दूसरा नियम ये हो गया। अब होता है तीसरा नियम जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी नियम से बार बार क्वेश्चन यूपीटेट में पूछे जाते हैं। यही कौन सा हमारा है? आपसे पूछा गया कि तत्परता का नियम। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसी को पाठ्य योजना पढ़ाना, किसी बालक को पाठ्य योजना नहीं प्रस्तावना देना किस नियम के अंतर्गत आता है? जैसे कि कोई बच्चा है, कोई बालक है, तो उसे प्रस्तावना क्यों दी जाती है? आप बताएंगे जो प्रस्तावना दी जाती है वो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम से दी जाती है, क्योंकि बालक को तत्पर करना होता है आगे आने वाले ज्ञान को समझने के लिए। तत्पर का मतलब होता है उसके अंदर जिज्ञासा को उत्पन्न करना। जिज्ञासा कैसे उत्पन्न करी जाती है? तो आइए देखते हैं। जो हमारा अगला नियम है तत्परता का नियम। इसका नियम तत्परता का नियम। यहां तक अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। यदि कोई भी चीज आपको समझने में, कोई सा शब्द या टॉपिक समझने में कठिनाई हो तो प्लीज कमेंट के माध्यम से हमें अवगत जरूर कराएं। इसे तत्परता का नियम कहते हैं। अब तत्परता को हम कहते हैं तैयारी का नियम भी कह सकते हैं। इसे तैयारी का नियम भी कहते हैं। इसका नियम तैयारी का नियम। अब भैया तत्परता कहाँ होगी? मस्तिष्क में होगी। मस्तिष्क में होगी। दूसरे शब्दों में इसे क्या कह सकते हैं? तो इसे दूसरे शब्दों में मानसिक तैयारी का नियम कहते हैं। क्या? मानसिक तैयारी का नियम। क्या? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक उदाहरण के तौर पे समझाते हैं कि जैसे ये कोई घोड़ा है। ये क्या है? घोड़ा। उदाहरण के तौर पे इसलिए समझाते हैं कि उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाता है। उदाहरण से हमें उदाहरण ध्यान है तो हमें पूरा तत्परता का या तैयारी का या मानसिक तैयारी का नियम। हम आपको परिभाषा लिखा सकते हैं। परिभाषा रटने से क्या होगा? आप परिभाषा उस समय तो याद कर लेंगे, सुनने में भी अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में उस परिभाषा को आप भूल जाएंगे। लेकिन उदाहरण आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आपको उदाहरण तो याद होगा। ये घोड़ा है। अब इस घोड़े को क्या करते हैं? ये एक तालाब है। सोचिएगा, ये एक तालाब है। ये तालाब है। ये कोई आदमी आया, कोई, ये आदमी है, दो आदमी। दो कौन है? आदमी। दो आदमी इस घोड़े को खींचकर इस तालाब तक तो ले जा सकते हैं। क्यों? दो आदमी इस घोड़े को तालाब तक खींचकर तो ले जा सकते हैं, परंतु नहीं पिला सकते इसे पानी। क्यों? क्योंकि घोड़े को नहीं लगी है प्यास। अब भैया जब घोड़े को प्यास नहीं लगी है तो उसके मन में कोई तत्परता नहीं होगी, उसने मानसिक तैयारी नहीं कर रखी होगी क्या पीने की? तो पानी। क्यों? जब मानसिक तैयारी नहीं कर रखी होगी तो घोड़े या आदमी दो हो या चार हो, चाहे 8 कर लो, आदमी इस घोड़े को पानी नहीं पिला सकते। आप इस घोड़े को यहां तक तो ले जाएंगे परंतु पानी नहीं पिला सकते। इससे हमें क्या समझ में आता है कि बालक तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह मानसिक रूप से तत्पर नहीं है खुद सीखने के लिए, उसके अंदर इच्छा नहीं है सीखने के लिए। अब इच्छा, जब हमें उसे सिखाने की जो इच्छा उत्पन्न करी जाती है, अब कहते हैं इच्छा उत्पन्न करी गई तो थॉर्नडाइक का कौन सा नियम है? तो बताएंगे तत्परता के नियम के अंतर्गत आते हैं। क्यों? आपने उस एक पाठ्य विषय वस्तु आपने पढ़ाने जा रहे हैं, उस पाठ्य विषय वस्तु के बारे में आपने इतना बता दिया, वो टॉपिक मैन। अब बालक कहेगा भैया इस कहानी में आगे क्या हुआ? तो कहेंगे इसके लिए तो आपको पूरा पाठ पढ़ना होगा।
जब आप पूरा पाठ पढ़ेंगे, पूरा पाठ जब आप पढ़ेंगे तो बालक क्या होगा, मानसिक रूप से क्या होगा, तत्पर होगा। अब मानसिक रूप से तत्पर कब हुआ, जब आपने उसको प्रस्तावना के तहत हल्का बताया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया, एनसीईआरटी जो अपनी प्रस्तावना होती है थॉर्नडाइक के किस सिद्धांत पे आधारित करती है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आप बताएंगे कि यह तत्परता के नियम पर आधारित है जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है। ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज चैनल को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को लाइक करने का मतलब है, आप चैनल को तभी लाइक कर पाएंगे जब आप उसे शेयर करेंगे। ठीक है, जब आप इसे शेयर करेंगे तो वह हमारे एक लाइक के समान होगा। ठीक है, और हमारे डिस्क्रिप्शन में, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक दी गई है उस पे जाके क्लिक जरूर करिए, वहां पे आपको निःशुल्क नोट्स प्राप्त किए जा रहे हैं, वरना आप इस अवसर को खो दें, फिर बाद में मत कहिएगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आया कि जब तक कोई बच्चा या घोड़ा या कोई व्यक्ति या कोई मनुष्य, किसी भी प्रकार का जीव उस चीज को सीखने के लिए तत्पर नहीं है, चाहे 2 आदमी लाओ, चाहे 4, चाहे 25 टीचर लाओ, उसे सिखा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे ये घोड़ा पालने के लिए तत्पर नहीं है, वहां पे वो बच्चा सीखने के लिए तत्पर नहीं है। ठीक है, उसे तत्परता का नियम कहते हैं। तत्परता के नियम में मानसिक तैयारी की जाती है। मानसिक तैयारी कहाँ से, तो कहते हैं एनसीईआरटी में जो अपनी पाठ्य योजना तैयार करती है, या पाठ्य योजना नहीं, सीधी सीधी प्रस्तावना तैयार करती है। प्रस्तावना कहिए, प्रस्तावना ज्यादा क्लोज है, पाठ्य योजना तो फिर आगे जब पढ़ाएंगे तब पाठ्य योजना के विषय में पढ़ाएंगे, लेकिन आपसे सीधा सीधा इसमें जो पूछा जाएगा वो प्रस्तावना के तौर पे पूछा जाएगा। तो प्रस्तावना तैयार करती है थॉर्नडाइक के कौन से, तो कहेंगे तत्परता के नियम के अंतर्गत तैयार करती है। ठीक है, अब आगे इनके जो गॉड नियम आए थे, गॉड नियम से हालांकि क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन हम छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि हम कह नहीं सकते कि यहां से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमने आपको छोड़ दिया और वहां से क्वेश्चन आ गया, फिर क्या करेंगे, तो वहां पे तो नुकसान ही है ना अपना। जब पढ़ रहे हैं तो हम पूरा पढ़ते हैं। तो गॉड नियम के अंतर्गत इन्होंने 5 बताए थे, कौन कौन से, तो आइए देखते हैं। तो 5 बताए थे। पहला होता है अमन का बहु अनुक्रिया का नियम। कौन सा, बहु अनुक्रिया का नियम। राइटिंग को थोड़ा एडजस्ट करिएगा, क्योंकि राइटिंग इतना अच्छा नहीं है, फिर भी दूसरा आपका आता है आंशिक क्रिया का नियम। एक साथ ही समझते हैं, सभी को एक साथ समझेंगे। आंशिक क्रिया का नियम जितना मेन था हमने आपको उदाहरण के माध्यम से समझा दिया। अब तीसरा आता है बहु अनुक्रिया के बाद, आंशिक क्रिया के बाद, और मनोवृत्ति का नियम। ये कुछ नियम है जो मैच करते हैं इनके, जो जैसे मनोवृत्ति का नियम हो गया, बहु अनुक्रिया का नियम, कुछ मनोवृत्ति का नियम इनके मुख्य नियम से भी मैच करते हैं। यदि आप नोट्स ना बना रहे हो तो एक बार जरूर बना के देखें, क्योंकि ये मेन जो फैक्ट होता है, फैक्ट ये आपको लास्ट में परीक्षा के जब पेपर आ जाएगा, आप पूरी कॉपी या पूरी परिभाषा नहीं रट सकते। उस समय आपको फैक्ट देखना पड़ता है कि हाँ ये टॉपिक महत्व है, ये लाइन इसकी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसी लाइन के ऊपर पूरा आगे का क्वेश्चन पूरा डिपेंड करेगा, आगे का पूरा पाठ डिपेंड करेगा। ऐसी चीजें नोट्स बनाइए अलग कलर से, क्योंकि जितनी क्रिएटिव चीज होगी उतनी जल्दी हमारे दिमाग में आती है। ठीक है, और सादृश्यता का नियम, एक और आता है। एक अगर आपसे पूछा गया तो कहेंगे सहचर्य। सहचर्य का नियम इसे कह सकते हैं सहचर्यात्मक का नियम। ठीक है, सहचर्यात्मक का नीचे लिखेंगे तो दिखेगा नहीं, सहचर्यात्मक का नियम। हमने आपको अभ्यास के नियम में क्या बताया। अब बहु अनुक्रिया को हम बोल सकते हैं, हमने बोला भैया हम बहु अनुक्रिया नहीं बोलेंगे, इसी को हम अभ्यास बोलेंगे। ठीक है, अभ्यास का मतलब क्या है कि एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्यों, क्योंकि उसमें कहा गया कि बिल्ली जो होती है, ये बिल्ली थी, अपने रोटी को, यानी कि अपने उद्दीपक को, ये रोटी हो गई इसका उद्दीपक, अपने उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए एक ही बार में नहीं प्राप्त कर पाई, अपने उद्दीपक को एक ही प्रयास में नहीं सफल हो गई। इससे क्या होता है, इसमें यही कहा गया कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करनी पड़ती हैं। क्या करनी पड़ती हैं, अनुक्रियाएं, लिख लीजिएगा। अनुक्रिया यहाँ पे फैक्ट है, कीवर्ड इसका अनुक्रिया है, क्योंकि किसका, बहु अनुक्रिया का, अभ्यास का। तो बालक कैसे सीखते हैं, एक बार में नहीं सीखते, कई बार अनुक्रिया करके, कई बार क्रिया करके बालक सीखता है। अब आप डंडे के दम से किसी बालक को नहीं सिखा सकते कि एक ही बार में सीखो। बालक कहेगा भैया माफ कर दो, हम नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम अनुक्रिया, क्योंकि बालक एक दिन हल्का ऐसे ऐसे ये बनाएगा, फिर हल्का ऐसे ऐसे कर दिया, फिर अगले दिन ऐसे धीरे धीरे करके अब ऐसे आ गया, फिर ऐसे आ जाएगा,
धीरे धीरे आएगा। छोटा ए बचपन में कैसे सिखाया जाता है, ए ऐसी लाइन कर दिया, अब ऐसे करो, तो धीरे धीरे तो बालक सीखा, एक बार नहीं सीखता। यानी कि अभ्यास का नियम कहता है कि बालक एक बार में नहीं, अपनी क्रिया को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कई प्रकार की अनुक्रियाएं करनी पड़ती है। ठीक है, आंशिक क्रिया का नियम क्या कहता है? अब इस नियम के अंतर्गत हम समझेंगे जो आंशिक क्रिया है। अब देखिएगा, आपको जैसे कोई टॉपिक दिया गया, आपको टॉपिक दिया गया, जैसे यह टॉपिक है लॉन्ग आंसर। क्या है? लॉन्ग आंसर होता है। अब हमने भी लॉन्ग आंसर याद किए हैं और आपने भी लॉन्ग आंसर याद किए हैं, जाहिर सी बात है। अब लॉन्ग आंसर हम एक बार में यहां से शुरुआत करेंगे, यहां तक याद नहीं कर सकते, तो हम लॉन्ग आंसर कैसे याद करते थे भैया? हमने देखा कि लॉन्ग आंसर तो हम कैसे याद करते थे। तो लॉन्ग आंसर पहले हम इतना याद करेंगे, इतना याद हो गया। अब इसके बाद हम इतना आगे का याद करेंगे, है, फिर इतना याद करेंगे, फिर इतना याद करेंगे, फिर इतना, और इतना 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 इतना। ये यानी कि उस लॉन्ग आंसर को, ये पूरे आंसर को हमने क्या किया? छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर दिया। किसमें? तो किसी भी लक्ष्य को पहुंचने के लिए उस लक्ष्य के जो रास्ते होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना, या किसी भी चीज को आंशिक होता है, आंशिक होता है बहुत, बहुत आंशिक होता है बहुत। किसी कहते हैं रोटी का आंशिक पार्ट तो दे दो हमें, या ब्रेड का आंशिक पार्ट हो तो छोटा सा टुकड़ा दे दो, यानी कि छोटा आंशिक। क्रिया, कोई क्रिया कर रहे हैं हम, आंशिक क्रिया का मतलब होगा कोई क्रिया कर रहे हैं हम, अपने लक्ष्य को पहुंचने के लिए क्रिया कर रहे हैं। अब उस क्रिया को हम छोटे छोटे क्रिया, फिर करेंगे क्रिया, फिर करेंगे क्रिया, इस क्रिया को, एक बड़ी सी क्रिया को छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया। आंशिक का हो गया मतलब छोटा छोटा। अब छोटी छोटी क्रियाओं में विभाजित कर दिया भैया। अब उसी को चीज को क्या है? आंशिक क्रिया, यानी कि किसी लक्ष्य को पहुंचने के लिए या किसी को चीज को, पाठ्य को पढ़ने के लिए छोटी छोटी अगर क्रियाओं में हम याद करेंगे उसे, तो अच्छे से याद कर पाएंगे। और एक बार में यह छोटी आंशिक क्रिया एक बार में भी नहीं हो जाएंगी, उसके लिए हमें अभ्यास, यानी कि अभ्यास का मतलब होता है कि उस क्रिया को बार बार दोहराना पड़ेगा। तो दो चीजें आपकी क्लियर हो गई। यहां तक अगर आपको समझने में कोई परेशानी हो किसी भी प्रकार की, तो कमेंट जरूर करें, वरना शांति से मत बैठे रहिए। मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है? मनोवृत्ति का नियम हमने आपको बताया था, तत्परता का नियम, तत्परता का नियम बताया था, बस उसी से मैच करता है। तत्परता के नियम से कैसे मैच करता है? तो कहेंगे ये वहां पे जब उसके घोड़ा था, मानसिक रूप से नहीं था तैयार, यानी कि उसके मन में कोई वृत्ति नहीं थी। कैसी वृत्ति नहीं थी? तो देखते हैं। वृत्ति का मतलब होता है, यहाँ पे देखते हैं मनोवृत्ति का, अगर हम संधि विच्छेद का अलग अलग करते हैं तो मनो का हो गया मन, मन को मन होता है, मन, मन को आप ले लीजिए, मनोविज्ञान हमने बताया, मन कहीं पे आप दिख जाए बोलिएगा मस्तिष्क है। और वृत्ति का मतलब हो गया नजरिया। क्या हो गया? नजरिया। कि कहते हैं आपकी वृत्ति कैसी है, आपका नजरिया कैसा है उस पाठ को लेके, कैसे। अब आपने कई सारे लोग देखे होंगे, बहुत सारे लोग वो कहते हैं गणित का टॉपिक हमें बहुत कठिन लगता है भैया, गणित तो हमें आती नहीं है। क्यों नहीं आती उनको गणित? उनको गणित सबसे ना आने का मुख्य कारण है कि उन्होंने गणित के प्रति नजरिया कठिन बना रखा है। प्रत्येक बालक होगा, कोई सा भी बालक होगा, कोई सा बालक बचपन से या जन्म से गणित सीख के कोई नहीं आता, यहाँ पे आके उसके नजरिया विकसित होता है जिस सब्जेक्ट के प्रति, उस वह सब्जेक्ट उसको वैसा ही लगेगा। आप कहेंगे कि गणित, अगर आपको गणित कठिन लगती है, गणित यानी कि आपका नजरिया गणित के प्रति बेकार है। जब आपका नजरिया ही गणित के प्रति बेकार है तो आप गणित की किताब खोल के उसे सीखना चाहोगे? उसके सवालों को लगाना चाहोगे? नहीं लगाना चाहोगे। क्यों नहीं लगाना चाहोगे? क्योंकि आपका नजरिया है वो गणित के प्रति क्या बताता है कि भैया गणित कठिन होती है। अब आपका नजरिया जैसे इतिहास है, हिस्ट्री है, उसके प्रति कहते हैं इतिहास हमें बड़ी याद, बिना याद करने से ही नहीं याद होती है। क्यों? हम एक बार पढ़ लेते हैं, हमें इतिहास याद हो जाती है। क्यों? आपने कहा इतिहास में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, रोचक लग रही है, उसकी कहानियां आपको रोचक लग रही हैं। जब उसकी कहानियां रोचक लगेंगी, रोचक क्यों लग रही है? क्योंकि आपका नजरिया, मनोवृत्ति क्या है? सकारात्मक है। तो मनोवृत्ति क्या कहती है? मनोवृत्ति कहती है कि आपका नजरिया जिस सब्जेक्ट, जिस क्रिया, जिस उद्दीपक के प्रति जैसा होगा, जिस उद्दीपक के प्रति जैसा होगा, वैसी ही आपको रिजल्ट मिलेगा, वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। यदि आप किसी कार्य को शुरू करते हैं और आपका नजरिया उस कार्य के प्रति सकारात्मक है तो ये 100% है, तो उस कार्य के जो रिजल्ट आएंगे, आपने जो कार्य किया वो 100% सफलता अच्छे ही आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपकी मनोवृत्ति उस कार्य के प्रति सकारात्मक थी, नकारात्मक नहीं थी। आपने देखा कुछ लोग होते हैं डिमोटिवेट हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्यों? वो शुरू में तो क्या है, कोई कार्य करो शुरू में धीरे 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 धीरे, फिर होता है अधिगम में कहते हैं पठार भी बनता है। पठार बन गया, यहां तक तो उन्होंने सीखा, अब यहां पे बन गया पठार। अब कहते हैं इनके अंदर क्या हो गया, इस कार्य के प्रति नजरिया, मनोवृत्ति इनकी खराब हो गई।
अब खराब हो गई, अब ये सोचेंगे बैठ के कि यहाँ तक हमने किया, इतना टाइम बर्बाद किया, इतना टाइम बर्बाद किया, अब इनकी मनोवृत्ति खराब होगी, उसी मनोवृत्ति से क्या होंगे, ये कुंठा में चले जाएंगे, इतना समय हमने बर्बाद कर दिया। अब इसके ये नहीं सोचेंगे कि पठार बन गया, अब हम और यहाँ से सीख सकते हैं, तो यहाँ से अगर ये सीखते हैं तो इस कार्य के प्रति इनका नजरिया अगर सकारात्मक रहता है तो आगे सीखेंगे, अगर नकारात्मक हो गया तो भैया यहाँ तक का टाइम बर्बाद किया। सकारात्मक रहा ये नजरिया, और कहेंगे कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे, जब सीखेंगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट उसका 100% आएगा, क्योंकि इसमें सकारात्मकता भरी पड़ी है इस बालक में। ठीक है, अब सादृश्यता का नियम क्या कहता है, सादृश्यता और सहचर्य, इन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं, सादृश्यता और सहचर्य। यदि आपको इतना समझ में आया हो मनोवृत्ति कैसे कहते हैं, तो आपका नजरिया ही मनोवृत्ति होती है। सीधी सीधी बात है कि आपकी जैसी सोच होगी वैसा आपको परिणाम प्राप्त होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु दिखे तिन मूरत तिन जैसी। ठीक है, ये तो याद रह ही जाएगा, परीक्षा हॉल तक ये तो पहुंच ही जाएगा। ठीक है, सादृश्यता का नियम या सहचर्य का नियम कहते हैं। अब आपने कुछ लोग देखे होंगे, आप जैसे पेपर कोई देने गए, यूपी टेट हो, सीजीएल हो, एसएससी हो, रेलवे हो या किसी चीज का, अब बालक आया कोई, वो बोलता है भैया जो ये पेपर है एक बार हम दे चुके हैं, तो उस पेपर उसने जो दिया उसका कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। आप पहली बार जाएंगे, आप डरे डरे से जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे 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 ऐसे। अब जो पहली बार जो दोबारा देने आया उसे पता है कैसा यहाँ का माहौल होता है, यहाँ का माहौल कैसा है, क्यों, अब उसे माहौल कैसे पता, ये वो है यूपी टेट के पेपर में पहले आया, उसने देखा यहाँ का माहौल ऐसा है, उसे तो यहाँ के पूर्व अनुभव या उसे पूर्व ज्ञान पहले से ही प्राप्त होता है, यहाँ के कहाँ के यूपी टेट के इस माहौल के पेपर के। अब आपसे इससे क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को यदि प्रभावित करता है तो किस नियम के तहत, होंडा के किस नियम के तहत इन्होंने बताया कि पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित करेगा, आप कहेंगे सादृश्यता के नियम के तहत इन्होंने बताया। और सहचर्य में क्या होता है कि आपने पहले यहां तक सीखा, पूर्व ज्ञान आपका यहाँ सहचर्य का, आपने यहां तक एक टॉपिक सीखा सहचर्य के अंतर्गत, अब इसके आगे एक यहां तक टॉपिक सीखे, यहां तक आपको सीखना नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां तक आपका पूर्व ज्ञान था, अब इतना आपको सीखना पड़ेगा, इसके लिए अधिक प्रयास करना पड़ेगा, ये सहचर्य है। और पूर्व ज्ञान क्या होता है, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान को प्रभावित कर रहा है। यदि आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल पे कमेंट जरूर करें। अगर कमेंट क्यों, परेशानी है तभी तो कमेंट करेंगे, जब कमेंट करेंगे तो आपकी उस समस्या के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी, उस चीज को हम अगली अपनी जो क्लास होगी उसमें आगे हम स्किनर के बारे में पढ़ाएंगे अगली क्लास में। तो इतना आगे किसी ने पार्ट 1 इस क्लास का ना देखा हो, पार्ट 1 तो वो भी देख लें, क्योंकि उसमें भी हमने महत्वपूर्ण चर्चा करी।